हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो हमारा पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर चल रहा था और हमने लगभग 5 पॉइंट्स को कवर कर लिया है और 2 पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है, तो क्या क्या कवर कर लिया आइए एक बार देखते हैं। हम पढ़ रहे थे पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर, ठीक है, कि अरेस्ट होने के बाद क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो उसमें सेक्शन 50 कहाँ से था? 49 से था, याद है? 49 था। क्या बोलता था 49? कि भैया सर्च करना है किसको? अरेस्टेड बंदे को। फिर 50 था ऑफेंसिव वेपन को सीज़ करना, ठीक है। 51 क्या था? 52 और 53 भाई भाई थे। 51 बोलता था एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। 52 बोलता था कि एक्यूज्ड किसका, कौन सा एक्यूज्ड भाई? एक स्पेसिफिक ऑफेंस, एक्यूज्ड ऑफ रेप का था ये। रेप, और याद रखना अटेम्प्ट भी है इसका, अटेम्प्टेड रेप का भी, सिर्फ रेप नहीं है, अटेम्प्टेड रेप भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा क्या पढ़े? लास्ट क्लास में ही पढ़े। तीसरा पढ़े हम लोग अरेस्टेड पर्सन। सिर्फ अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ पर होगा? 53 में। और किसके द्वारा होगा इस केस में? मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, एमओ के द्वारा, याद है? अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। हमने अभी तक ये कंप्लीट किया। इससे पहले वाले क्लास में क्या किया था? इससे पहले हमने किया था सेक्शन 35 एंड 39, फिर 40 और 41, फिर 43 एंड 46, याद है? ये सब कर लिया था बिल्कुल। क्या सर याद नहीं आ रहा है थोड़ा? 40 था अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, 39 क्या था? अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। और 35 में क्या था? कि पुलिस ऑफिसर द सिचुएशन वेयर द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ओके, 43 था अरेस्ट हाउ मेड, और 46 था नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। तो अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेक्शंस पढ़ चुके हैं हम लोग। ओह माय गॉड। ठीक है, चलिए आज क्या पढ़ेंगे सर? आज पढ़ेंगे सेक्शन 54 पढ़ेंगे, 54 पढ़ेंगे एंड 59, ठीक है। और हमारा पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन और उसके अंदर के प्रीलिम्स, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ गए। इसको डिलीट मारते हैं यहाँ से, बहुत हो गया रिवीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए मेरे साथ साथ, लिखिए 6th नंबर पॉइंट। थोड़ा ये है, इसमें केस लॉ भी है। लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 54, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, आप साइड बाय साइड ना सीआरपीसी का भी सेक्शन देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। मैं तो लिखना भूल गया, आप थोड़ा लिख लीजिएगा इसको मैच करके, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब क्या बोल रहा है कि जो भी बंदा आया अरेस्ट होके, कोई भी आया हो, एक्यूज्ड ऑफ रेप हो, कोई भी बंदा अरेस्ट होके आया ना, अरेस्टेड पर्सन, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। सर क्या आइडेंटिफिकेशन करेंगे? तो ठीक है, होता क्या है, अगर मैं बात करूं, मान लो कोई चोर था, चोरी कर रहा था, ठीक है, चोर था, पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। या फिर चोरी कर रहा था और वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है, एक बंदा देख लेता है उसको कि वही वहाँ पर था, चोरी कर रहा था। मान लो ये अलग कोई बंदा है, ठीक है, ये और भी कोई है, ये कौन है? विटनेस है ये, समझो मेरा बात को। ये चोर है, चोरी कर रहा था, चोरी करके सामान लेके जस्ट भाग रहा था, ये विटनेस इसको देख लिया। अब ये वहाँ से तो निकल गया, बाद में पुलिस वाले इसको पकड़ लिया, चोर को जब पकड़ा
अब मान लो विटनेस को अब उसको पहचानना पड़ेगा कि ये वही था क्या, वहाँ पर जो उस दुकान के बाहर जो मिला था वही इंसान था क्या। तो अब इस चोर का आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए क्या यही चोरी किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पुलिस वाला क्या करेगा, सबसे पहले पुलिस वाला मान लो इस चोर का आइडेंटिफिकेशन करवाना है कि, फिर से बताता हूँ, एक घर था, ठीक है, ये चोर इसमें एंट्री मारता है और चोरी करके भागता रहता है सामान लेके। तो जैसे यहाँ पर एक बंदा रहता है, वो ये ए है, ये है तुम्हारा बी, ए बी को देख लेता है चोरी करते हुए और ये जस्ट निकल जाता है वहाँ से। और इसको मालूम नहीं पड़ता कि चोरी वोरी किया, ये बस देखता है कि ये वहीं पर है, घर से निकल रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, ये जस्ट जॉगिंग के लिए निकला था, ठीक है, सुबह का टाइम चोरी किया और ये निकल गया वहाँ से। बाद में पता चला, हल्ला वल्ला हुआ तो इसको पता चला अरे भाई यहाँ तो चोरी हुआ है। अब इसको समझ में आया, एक आदमी को देखा था, वो टोपी पहना था, ये वो किया था, फॉर एग्जांपल कुछ भी अपीयरेंस उसका, निकल गया। पुलिस आया इन्वेस्टिगेशन करने, ये बताया सर मैं देखा था एक आदमी को, ये वो जो भी। अब मान लो पुलिस स्टेशन, अब मान लो ये जो बाद में क्या करता है ना पुलिस वाला, इसको अगर पकड़ लेता है, किसको, चोर को अगर पुलिस वाला बाद में पकड़ लेता है तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, इस चोर का आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा कि यही चोर था क्या उस दिन। तो उसको बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। तो इसमें क्या होता है, पुलिस वाला क्या करेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा, मुझको, आपको, मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेगा कि सर मैडम हमको टीआईपी करवाना है। क्या करवाना है, बोलेगा टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाना है। अच्छा, इसमें क्या होता है, लाइन में खड़े कर देंगे जितने भी मतलब हैं सस्पेक्ट, ठीक है, लाइन में सबको खड़े कर देंगे। याद करो पुराना फिल्म सब जिसमें जो एक्यूज लोग थे खड़े करवा देते थे और पूछा जाता था क्या यही है, देखो तो यही है, यही है, यही है, क्या यही है। तो अब उसमें फिर जो विटनेस रहता था वो बोलता था हाँ हाँ यही है, यही है, हाथ दिखाता था इसके तरफ फॉर एग्जांपल। तो उसी को बोला जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। तो अब होता कैसे है, सबसे पहले पुलिस वाला रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट को कि हमको टीआईपी करवाना है ताकि हमारा इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तभी तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर देगा, किसको ऑर्डर देगा, एक्यूज्ड को। ओ माय गॉड, एक्यूज्ड को बोलेगा भाई चल तू अपना टीआईपी करवा, क्या करवा, तू अपना टीआईपी करवा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवा। इसको बोलते हैं, आप जब लॉ के फील्ड में आओगे, देखोगे जुडिशरी के फील्ड में, आप सुनोगे इसको बोलते हैं टीआई पीरियड। क्या बोलते हैं, टीआई पीरियड, टीआईपी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टीआई पीरियड। ये बहुत, इसका नाम फेमस है, क्या नाम फेमस है, टीआई पीरियड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पुलिस वाला रिक्वेस्ट किया मजिस्ट्रेट को, फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा एक्यूज्ड को कि जा तू अपना टीआईपी करवा, तू अपना टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाता, ताकि विटनेस उसको पहचान सके कि ये वही एक्यूज्ड है या नहीं है। समझे कि नहीं। चलो बहुत हो गया ये समझाना, अब इसको लिखेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा इसमें क्योंकि केस लॉ है तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो लिखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट, पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्यों आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं बताइए तो मुझे, ये आइडेंटिफाई क्यों करवा रहे हैं। तो लिखिए, इसको चार्ज करवाना पड़ेगा पेंसिल को। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। यहाँ ऑफेंस के बारे में कोई जिक्र किया नहीं किया, तो कोई भी ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। तो अगर जब कभी भी किसी बंदे को कोई ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, दे आर आइडेंटिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा, बाय अदर्स, दूसरे के द्वारा, देयर आइडेंटिफिकेशन बाय अदर्स मे बी रिक्वायर्ड,
उनका आइडेंटिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है दूसरे के द्वारा, मतलब उनको उनका आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा दूसरों के द्वारा, ठीक है। उस अरेस्टेड बंदे का आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा कि ये वही बंदा है उस दिन जो उस जगह में चोरी कर रहा था, या फिर ये वो जो क्राइम कर रहा था, क्या ये वही है। अगर कोई विटनेस अगर है तो समझ में आ रहा है, बाय मे बी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये कब होगा? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। कब होगा? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। क्या बोला मैं ये बोला कि जब कभी भी कोई भी बंदा अरेस्ट होता है, ठीक है, देखो ध्यान से, व्हेन अ पर्सन इज़ अरेस्टेड, बंदा अरेस्ट हो रहा है, लेकिन किसके लिए? कमिटिंग एन ऑफेंस। यानी यहाँ पर ये कोई सा भी ऑफेंस बोल रहा है, कुछ बोला नहीं, यानी ये एनी ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस के लिए भाई अगर कोई बंदा अरेस्ट होके आता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है दूसरे के द्वारा, आइडेंटिफिकेशन बाय अदर्स, ठीक है, किया जाता है। ये कब किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है, ठीक है सर, समझिए। आगे बताइए। आगे है हु कैन आइडेंटिफाई, हु कैन ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन। कौन ऑर्डर देगा आइडेंटिफिकेशन का? अभी बताया था मैं। कौन रिक्वेस्ट करेगा और कौन ऑर्डर देगा? अभी बताया था। तो लिखो द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन। जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा वो कोर्ट क्या करेगा भाई? ऑर्डर देगा। किसको देगा ऑर्डर? बताओ मुझको, आपको, किसको देगा? किसको ऑर्डर दे रहा था? याद करो। वेरी गुड, अरेस्टेड पर्सन को। मैं डायरेक्ट किसको? द अरेस्टेड पर्सन। ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा था सर पुलिस वाला होगा, मेरे को भी वही जानता था मैं, यही करोगे गलती, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा भाई? कोर्ट ऑर्डर देगा, लेकिन कौन सा कोर्ट? जिसका जुरिस्डिक्शन है, वो किसको ऑर्डर देगा? अरेस्टेड पर्सन को ऑर्डर देगा कि जा तू अपना टीआई पैरेड करवा। ओहो, क्या बोलेगा? मैं डायरेक्ट द अरेस्टेड पर्सन टू सबमिट एन to submit an नहीं to submit to an आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में तू सबमिट कर अपने आप को, और इसके लिए रिक्वेस्ट कौन करेगा? अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। वही जो मैं बताया वही लिखा हूँ, देखो। कोर्ट ऑर्डर करेगा अरेस्टेड पर्सन को कि जा तू अपना टीआई पैरेड करवा, लेकिन रिक्वेस्ट कौन करेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। मतलब क्या सर? मतलब ये कि भैया, मतलब ये है तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये रिक्वेस्ट किया किस चीज़ के लिए? टीआई पैरेड के लिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड। किसको रिक्वेस्ट किया? ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट को करेगा, ठीक है, उस एरिया मजिस्ट्रेट को। अच्छा, मजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा? ऑर्डर देगा। किसको ऑर्डर देगा? अरेस्टेड पर्सन को। ऑर्डर क्या देगा? क्या करने का ऑर्डर देगा? टू सबमिट, अपने आप को सबमिट करो। किस में? टीआई पैरेड में। टीआई पैरेड में जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। चलो लाइन में खड़े हो जाओ, समझे कि नहीं? समझ आया? तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। समझ में आ रहा है? ओके। तो कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिक्वेस्ट करेगा, समझ में आया? तो फिर से मैं बता दूं, समझो। रिक्वेस्ट कर रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये रिक्वेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट को, फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा किसको? अरेस्टेड पर्सन को कि जा तू अपना टीआई पैरेड करवा, ठीक है। आगे सर, आगे लिखिए। मैनर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का तरीका कैसा होता है, किस तरीके से करते हैं? द कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरीके से, हाउ द आइडेंटिफिकेशन
process should take place, should take place। समझो, कोड डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करवाना है। दूसरा यहाँ पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, स्पेशल प्रोविज़न फॉर डिसेबल्ड, स्पेशल प्रोविज़न फॉर डिसेबल्ड आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर लोग ही डिसेबल्ड हैं, मतलब जो पहचानने वाला आदमी है भाई वही डिसेबल्ड बंदा है, समझे? जो पहचानेगा, जो आइडेंटिफाई करेगा वही बंदा डिसेबल्ड है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो बड़ा उस केस में ध्यान से सुनो क्या करोगे। सबसे पहला पॉइंट लिखो, इफ़ द आइडेंटिफाइंग प्रोसेस, if the identifying process, identifying witness, क्या, if the identifying witness is mentally or physically disabled, अगर कोई पहचानने वाला बंदा मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड अगर है, जो पहचानेगा, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में पहचानेगा उस एक्यूज्ड को, वो ही अगर डिसेबल्ड है चाहे मेंटली या फिर फिजिकली, तो क्या होगा? द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मस्ट बी सुपरवाइज्ड by a magistrate, ठीक है। तो अगर बंदा जो है डिसेबल्ड बंदा है, मेंटली तौर पे या फिर फिजिकली तौर पे डिसेबल्ड अगर है, तो उस केस में सुपरवाइज कौन करेगा? उस टीआई पीरियड को मजिस्ट्रेट सुपरवाइज करेगा, ठीक है। इसके अलावा सर, the magistrate must ensure that, क्या इंश्योर करेगा? the disabled person, जो disabled person है, can comfortably identify the accused using appropriate methods, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मजिस्ट्रेट का काम ये रहेगा, वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा, ठीक है, कि जो डिसेबल्ड पर्सन है कैन कंफर्टेबली आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स। वो आराम से, उनको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए डिसेबल्ड पर्सन को, वो आराम से पहचान सके किसको? एक्यूज्ड को, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये है इम्पॉर्टेंट, जो लिखवा रहा हूँ और एग्ज़ाम में आ भी सकता है, ठीक है। लिखो, द एंटायर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस must be recorded। भाई पूरा प्रोसेस को रिकॉर्ड करोगे यूजिंग, ये इम्पोर्टेंट है, ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। पहले सीआरपीसी में ऑडियो वर्ड नहीं दिया था, पहले सीआरपीसी में ये ऑडियो वर्ड नहीं दिया था, अब दे दिया है, तो ये याद रखिएगा। पहले सिर्फ वीडियोग्राफी लिखा था, दिस इज़ अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट क्या लिखूँ? चेंज सीधा लिखता हूँ। ये है BNSS में ये चीज़ ऐड किया है, एडेड इन BNSS, समझे कि नहीं? कोई डाउट है? नहीं हुआ। तो पहले वीडियो सिर्फ होता था, अब ऑडियो वीडियो दोनों आ गया है, ठीक है।
ये हुआ, ये है तुम्हारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का सारा चीज़। ठीक है, तो इसके लिए बस एक केस लॉ था, उसको लिखा दूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, और रुकिए मैं देखता हूँ कि ज़्यादा होने से चलो लिख लो। इम्पॉर्टेंट केस है, अभी रिसेंटली है, लिखो। केस है तुम्हारा मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली। 2023 का केस है, हाँ, रिसेंट केस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या हुआ, लिखिए। The court held that, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि द एक्यूज्ड, इस तरीके से नहीं, द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्यूज्ड मस्ट पार्टिसिपेट इन TIP। मैं इतने लिखा रहा हूँ, TIP समझ में आ जाएगा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड इसका है। ठीक है, इससे पहले लिखाया हो कोई TIP, लिखाया हो कोई, नहीं लिखाया हो, चलो लिखवा देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे आप लोग। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड, ठीक है, TIP बोलते हैं इसको। ओके, तो एक्यूज्ड, कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में भैया एक्यूज्ड को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा TIP में, इन अ TIP इफ़ आस्क्ड बाय, कौन बोलेगा, तो पुलिस ऑफिसर अगर रिक्वेस्ट किया है तो उसको, अगर पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट किया मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट ऑर्डर दिया, तो उसको भैया पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बोलता है accused कैन नॉट रिफ्यूज़, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, जस्ट बाय सेइंग दैट, क्या बोलकर, दैट पार्टिसिपेटिंग इन TIP is against his will or is coercive। ठीक है, मान लो पुलिस वाला बोला चल भाई TI पैरेड करवाना है तेरे, चलो लाइन पे लग जाओ। एक्यूज बोलता है मैं नहीं करूँगा, ये आप मेरे अगेंस्ट में कर रहे हो, आप मेरे विल के अगेंस्ट में मेरा TI पैरेड करवा रहे हो, मुझ पे फोर्स किया जा रहा है, ये मेरे विल के अगेंस्ट में है, और वो इस तरीके से बोल के मना नहीं कर सकता, उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, मस्ट पार्टिसिपेट। पर क्या बोल रहा है, मस्ट पार्टिसिपेट, तो एक्यूज्ड को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा TI पैरेड में, मस्ट पार्टिसिपेट, वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, वो ये नहीं कर सकता कि भैया आर्टिकल 23 का वायलेशन किया जा रहा है मेरे, क्यों। अब लिखो इसको, पहले भी लिखा चुका हूँ, फिर से लिख लो भाई। नो वायलेशन ऑफ
आर्टिकल 20 क्लॉज 3 of the constitution जो कि बोलता है राइट अगेंस्ट क्या है आपका, राइट है किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने ही अगेंस्ट में गवाही दो, ठीक है, आपका राइट है ये, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, चल गवाही दे कि तू ही मर्डर किया, चल गवाही दे तू ही चोर है, चल गवाही दे तू ही ने ये कांड किया है, तो कोई भी ऐसा आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर मान लो जो बंदा है वो पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है कि आर्टिकल 220 का 3 बोलता है कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने अगेंस्ट में गवाही देने के लिए, और वो बोला कि सर देखो आप मेरे को फोर्स कर रहे हो इस तरीके से, तो आप क्या कर रहे हो, आप उगलवा लोगे, हाँ, तो ये मेरा जो राइट है उसके अगेंस्ट में, आर्टिकल 23 के अगेंस्ट में है। तो ये सब, तो इसमें क्या बोला गया कि, तो ये बोला गया भैया कि जो आर्टिकल 20 का 3 का जो क्लॉज है उसका वायलेशन नहीं होता है टीआई पैरेड में, ठीक है। तो लिख लो, टीआई पैरेड डज नॉट इन्वॉल्व गिविंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट थोड़ी देते हैं या फिर कन्फेशन थोड़ी करा रहे हैं, ये तो बॉडी का चेकअप बोल रहा हूँ, सिर्फ आपका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, थोड़ी आपसे कोई उगलवाया जा रहा है मार पीट करके, आप तो बस खड़े हो, आपको कोई पहचान रहा है, समझे कि नहीं। इट इज़ अ फिजिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, it is a physical identification process, not a mental or verbal, एक्ट, ना मेंटल ना वर्बल एक्ट, ठीक है, ना कोई मेंटल और वर्बल एक्ट है, ये सिर्फ फिजिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो 23 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर पुलिस वाला किसी को टीआई पैरेड के लिए बोलता है तो वो आर्टिकल 23 का वायलेशन हुआ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ओनली अप्लाइज, कब अप्लाई होता है, only applies if the accused if forced to give पर्सनल टेस्टिमनी। अगर आप उसको पर्सनली आप उसको फोर्स कर रहे हो कि चल तू अपने अगेंस्ट में गवाही देने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए, पर्सनल टेस्टिमनी हो गया या कन्फेशन हो गया, कन्फेशन करने बोल रहे हो, तो उस केस में अप्लाई होता है। बट TIP इज जस्ट व्हाट, स्टैंडिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ आप आइडेंटिफिकेशन के लिए खड़े हो रहे हो लाइन पे, विच इज़ अलाउड, जो कि अलाउड है, विच इज़ अलाउड, समझे वो। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था कि अगर कोई रिक्वेस्ट आता है टीआई पैरेड के लिए, तो बंदा इस ग्राउंड पे टीआई पैरेड जाने से मना नहीं कर सकता कि मेरा आर्टिकल 23 का राइट्स का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि भैया द एक्यूज्ड मस्ट पार्टिसिपेट इन टीआईपी, उसको करना पड़ेगा तो पड़ेगा। समझ में आया? ओके, समझ गए सर, ठीक है। अच्छा, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, सेक्शन 59, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। लिखो,
सेक्शन 59 और पॉइंट नंबर 6, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं ताकि पता रहे। लिखो, रिपोर्ट्स ऑफ अरेस्ट टू बी सेंट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम। ठीक है, लिखो, ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर का क्या ड्यूटी होता है भाई? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होता है, मस्ट रिपोर्ट ऑल द अरेस्ट। भाई जितना भी अरेस्ट हो रहा है ना, उसके बारे में रिपोर्ट करेगा कि नहीं? मेड विदाउट वारंट। जितना भी पुलिस वाला जितना भी बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है ना, सारा का सारा डिटेल्स देगा। किसको देगा? अरेस्ट विदाउट वारंट जो कर रहा है उसको रिपोर्ट करेगा, उसके बारे में भेजेगा। रिपोर्ट किसको भेजेगा? मेरे को, आपको? भाई डीएम को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। क्या हो गया? किसको भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ऑल द वारंट मस्ट रिपोर्ट ऑल द वारंट टू डीएम। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये जो तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ये रिपोर्ट भेजेगा, सेंड करेगा। रिपोर्ट बना दिया, किसको भेजेगा? कौन सा रिपोर्ट है भाई? ये रिपोर्ट है तुम्हारा अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के आपने कितना अरेस्ट किया, किस किस को अरेस्ट किया, सारा रिपोर्ट किसको भेजोगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। समझ आ रहा है? ओके, ये हुआ तुम्हारा एक पॉइंट। और एक 2 पॉइंट है अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके अलावा और किसी को भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते? और किसको रिपोर्ट करेगा पुलिस वाला, बताओ मुझे? और किसको रिपोर्ट करेगा भाई? तो लिखो, इफ़ डायरेक्टेड बाय डीएम। अगर डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दे रखा है, तो उस केस में उसको और एक जन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? द रिपोर्ट्स may be sent to SDM। ठीक है, अगर डायरेक्शन कौन देगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर डायरेक्शन दिया होगा तो। समझ में आया? ठीक है, यही है, बस ख़त्म। सेक्शन 59 इज़ ओवर। ठीक है, तो लास्ट एक बार देख लेते हैं हमारा जो था पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। अब देखो, पहले से देखते हैं। हम जो पढ़ रहे थे पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर, मतलब एक बंदा अगर अरेस्ट हो जाता है उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। टोटल 7 पॉइंट्स थे। पहला था बंदे को सर्च किया जाता है, उसका तलाशी लिया जाता है। ठीक है, उसका बस नेसेसरी अपैरेल्स को छोड़ के सारा चीज़ का तलाशी लेंगे। दूसरा है सीज कर लेंगे, अगर कुछ चीज़ मिला उसके पास से, ऑफेंसिव हथियार वगैरह, ठीक है, एक्सप्लोजिव वगैरह कुछ मिला तो उसको सीज कर लेंगे। तीसरा था मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज्ड का। फिर था एक्यूज्ड ऑफ रेप का 52। 53 था अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन। 56 था तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कराएंगे कि नहीं, तो यहाँ पर क्या कराते थे? TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड। और लास्ट में रिपोर्ट किसको भेजेंगे? DM या SDM को। ठीक है, ख़त्म। ये है तुम्हारा पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर भाई
हर इंसान को उसके एफ़र्ट्स का एप्रिशिएशन चाहिए। तो मुझे भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले भाई वीडियो बनाने का, वरना मुझे मोटिवेशन किस चीज़ का मिलेगा, समझ रहे हैं। सब्सक्राइबर भी तो अभी जस्ट बिगिनिंग है, मेरा चैनल अभी जस्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ ओके। सो द चैनल क्या बोलते हैं, जब मेरा चैनल इनिशियल स्टेज में है, ओके। तो आप लोगों का भाई बहुत ही सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे भाई, अभी तो और भी बाकी है, बस अपने यही तक अब तो एक बार बस लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं टोटल सेक्शन कितना अभी तक पढ़ चुके हैं। सेक्शन 35 पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट सिचुएशन, सिप्स ऑर्डर याद है। फिर 39 में नाम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया बंदा और नाम नहीं बताया, एड्रेस नहीं बताया, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। 40 था तुम्हारा प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करेगा, मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट करेगा 41 में। 43 में अरेस्ट कैसे होगा। 46 उसका भाई नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ये समझ में आ गया जी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े 49 में एक बार अरेस्ट हो गया तो अब उसका प्रोसीजर क्या होगा। 49 में उसको सर्च करेंगे, 50 में सीज़ करेंगे, 51 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, 52 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप और 53 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, 54 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन और लास्ट पढ़े 59 रिपोर्ट्स मस्ट बी सेंड टू डीएम और एसडीएम। यहाँ तक पढ़ चुके। तो कितना सेक्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 सेक्शंस कवर हो चुका, ठीक है। आगे फिर पढ़ेंगे, आगे और भी बहुत सारा चीज़ बाकी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।